ओके। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन एक बार फिर हम तुम और कोरोना इस शो में। ये आईएसटीडी कोटा चैप्टर और कोटा ज्ञान द्वार एजुकेशन सोसाइटी की एक सामूहिक पहल विच वी हैव स्टार्टेड लास्ट मंथ, जिसको हम 1 महीना पूरा कर 20 अप्रैल को हमने ये सेशन स्टार्ट किए थे। सो ये कैसा दो वक्त है दोस्तों, जो हम आप और हम सभी एक बहुत ही चुनौतियों के विकराल समय को से निकल रहे हैं, जिसका हम लोग आज सामना कर रहे हैं। हमारा परिवार का हर परिवार में कोई ना कोई परिचित किसी न किसी रूप में कोरोना की पीड़ा से गुजर ही रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में हमने लोगों को घर बैठे और उसी समय में जब ये लॉकडाउन की व्यवस्था भी है, तो इसी दौरान हमने ये सेशन स्टार्ट किया, जिसमें हमारे बीच में हमेशा एक कोरोना योद्धा का साथ मिलता है, जो हमें गाइडेंस देते हैं। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। वी आर वेरी लकी टू हैव द प्रेसिडेंट ऑफ IMA कोटा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोटा के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। सर के बारे में बात करूंगी और सर को आमंत्रित भी करूंगी। उससे पहले आज का थीम मैं आप सबको बता दूं, जब हम कोरोना के इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, अभी तो नाउ दिस सेकेंड वेव इज गिविंग अस एवरी टाइम एवरी डे अ न्यू एक्सपीरियंस। तो जब हम बात कर रहे हैं, सो टुडेज थीम विच वी हैव कैप्ट इज फॉर COVID-19 एंड ब्रेन स्ट्रोक। मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां, ऐसी बीमारियां जो नर्वस सिस्टम से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उस पे आज हमारे बीच में चर्चा करने के लिए सर हैं डॉक्टर संजय जी जायसवाल, जिनके बारे में मैं और डिटेल आपसे शेयर करूंगी। सर का एक ऐसा व्यक्तित्व है कोटा शहर में, तो अगर कुछ होना है, चाहे सामाजिक सरोकार में होना है या मेडिकल फील्ड में भी कभी बात करनी है, तो सर इज ऑलवेज एमिनेंट एंड ही इज वेरी हेल्पफुल एवरी टाइम। दोनों हाथों से सर का, और मैंने पर्सनली भी आज से वैसे एक्सपीरियंसेस लाइफ में सब तरह के होते भी हैं। तो सर का अपना एक हॉस्पिटल, जायसवाल हॉस्पिटल कोटा, वन ऑफ द टॉप मोस्ट फेमस हॉस्पिटल, जहाँ पर मरीजों को बहुत ही बेहतरीन सुविधाओं के साथ सारी फैसिलिटीज़ भी हमें मिल रहे हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आज से 5 साल पहले रहा है मेरे कज़न को लेकर। सो दैट वाज आल्सो अ वंडरफुल एक्सपीरियंस आउट देयर। So he's a director for Jaiswal Hospital and he is DM Neurology also and very senior neurologist. आज जब हम दिमाग की बातें कर रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे बचपन से वो दिन आप सभी को याद होगा। हम सबकी नानी साहब, दादी साहब बचपन में मम्मी पापा हमेशा से यही बात बोलते आए कि बादाम खाइए, ये खाओ, ये दिमाग के लिए अच्छा रहता है। होती है ना, इस तरह की बातें हमेशा होती है। तो हमेशा जोर दिया, शरीर का हर अंग इम्पोर्टेंट है, शरीर की हर इंद्रिया इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारा ये जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, इसका एक विशेष स्थान हमारे उसमें जरूर होता है हमारी बॉडी में। तो जितना तंदुरुस्त तुम्हारा दिमाग रहेगा, उतने तंदुरुस्त तुम रहोगे। ये चीजें, मतलब कई सारी बातें ऐसी हैं जो हम हमेशा से सुनते आए दिमाग को लेकर, और कई सारे मुहावरे भी हैं इसके ऊपर। तो ये थोड़ा सा लाइटर मूड को करने के लिए, क्योंकि अभी हम कोविड से हम सभी टफ समय में निकल भी रहे हैं, लेकिन इस दौरान जो हम अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या करें, कैसे कोविड-19 हमें इसमें डिस्टर्ब कर रहा है, या हम उन इफेक्ट से किस प्रकार से बचें, कई सारी ऐसी बातें होंगी जिस पे आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर संजय जायसवाल के साथ। दोस्तों, मैं आप सबको फिर बता दूं, आज के हमारा जो कार्यक्रम है हम तुम कोरोना, इसका फॉर्मेट आप सभी जानते हैं। सर का एक संक्षिप्त टॉक होगा इसके ऊपर पहले, उसके बाद आप सभी के क्वेश्चंस आमंत्रित किए जाएंगे। यू कैन रेज योर हैंड, या फिर आप अपना क्वेश्चन हमें चैट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, एंड देन वी विल इनवाइट यू टू आस्क योर क्वेश्चन, और हम खुद आपका क्वेश्चन सर तक पहुंचाएंगे और सर से आपको डायरेक्ट अपनी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। सो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, पहली बार जब आपका क्वेश्चन का टर्न आए, तो प्लीज कीप योर क्वेश्चन शॉर्ट सो दैट सभी के क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकें। इसी के साथ मैं सर को आमंत्रित करना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। रिएक्शन बॉक्स आपके जूम में दिया होता है, यू हैव टू यूज दैट रिएक्शन बॉक्स ऑल्सो। सो प्लीज वेलकम हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर संजय जायसवाल, द सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट, IMA प्रेसिडेंट कोटा, Dr. Sanjay Jaiswal. Please welcome him with a big round of applause. Thank you, I madam. welcome you all. Very much. Thank you, Thank sir. you very much for your kind words. और कोरोना महामारी में आपने देखा है कि कितनी विकट स्थिति से हम लोग उबर रहे हैं,
पिछला एक माह बहुत खराब निकला है सभी के लिए, जबकि रोगियों को एडमिट होने के लिए अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, और गंभीर से गंभीर रोगी हमारे पास आते थे, कहते थे हम लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता है, ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता है। हम लोगों ने भी अथक प्रयास किए और हमारे हॉस्पिटल में लगभग 80 से 90 कोरोना के मरीज एट ए टाइम एडमिट रहा करते थे। हम लोगों के पास 35 से 40 वेंटिलेटर्स की सुविधा है। तो एक समय ऐसा आ गया था जबकि 35 से 40 रोगी लगातार वेंटिलेटर पे थे। 30 बेड हम लोगों के पास आईसीयू के कोरोना में डेडिकेटेड बेड थे, वो भी लगातार फुल रहा करते थे। अब धीमे धीमे रोगियों की संख्या में कमी आ रही है। मेरा यहाँ कहना है सभी लोगों से कि सरकार ने जो लॉकडाउन लगा रखा है उसका पूर्ण पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, और अभी लॉकडाउन सरकार और बढ़ा सकती है, उसको भी फॉलो करें। पहले जो हुआ था कि अचानक कार्यक्रम वगैरह होने लग गए थे, बहुत ज़्यादा लोगों का आवागमन हो गया था, इसकी वजह से सेकेंड वेव आई, तो उसमें हम लोग सावधानी बरतेंगे तो आगे आने वाली समस्या से हम लोग बच सकते हैं। ये कोरोना के बारे में सामान्य बात रही। आज का टॉपिक है नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ब्रेन स्ट्रोक एंड कोरोना। एक अध्ययन से पता लगा है कि लगभग कोरोना के रोगियों में लगभग 30 से 35% रोगियों के अंदर नर्वस सिस्टम के लक्षण देखे गए हैं। और बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की जितनी बीमारियां हैं सभी बीमारियां कोरोना की बीमार रोगियों के अंदर पाई जा सकती हैं। और हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकली भी देखा है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये बीमारी पाई गई। जो बीमारियां हैं उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारियां, मतलब मस्तिष्क की बीमारियां, जैसे कि एंसेफेलोपैथी, एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस। ये बीमारियां कोविड रोगियों के अंदर भी पाई जा सकती हैं। उसके बाद ब्रेन की महत्वपूर्ण बीमारी है जिसे मैंने कहते हैं हम लोग ब्रेन स्ट्रोक, लकवा, पैरालिसिस। ये भी काफ़ी कोविड के जो रोगी होते हैं उपचार के दौरान या कोविड जब ठीक होता है 15-20 दिन के बाद भी लकवे के रोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है। ब्रेन स्ट्रोक के रोगी काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे हैं। उसके बाद ब्रेन हेमरेज के रोगियों के अंदर भी इजाफा हुआ है। अन्य बीमारियां जैसे एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे आना, कुछ कीमोसेंसरी डिस्टर्बेंसेस जैसे कि अचानक से स्वाद का बिगड़ जाना, सूंघने में कमी आना। उसके बाद नर्व और मसल्स की बीमारियां, नर्व के अंदर बीमारी होती है जिसमें कि अचानक से फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, या गंभीर बीमारी जिसमें बॉडी की सारी नर्व्स खराब हो जाती हैं, जिसे हम लोग जीबी सिंड्रोम नाम से जानते हैं, जिसमें होल बॉडी पैरालिसिस हो जाता है। रोगी केवल अपनी आंख को घुमा सकता है और पूरा शरीर अपंग हो जाता है। रोगी अपनी सांस भी नहीं ले सकता। उसके लिए हम लोगों को वेंटिलेटरी असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है और कई महीने तक रोगी वेंटिलेटर पर रहने की संभावना रहती है, जिसे हम लोग एक्यूट जीवी सिंड्रोम नाम की बीमारी से जानते हैं। मसल्स की बीमारियां होती हैं जैसे कि मसल्स से पेन होना, फटीग होना, कमजोरी महसूस करना। ये मसल्स की बीमारी भी इसके अंदर पाई जा सकती हैं। तो अन्य सिम्टम है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, जैसे सर में दर्द, चक्कर, बेहोश हो जाना और चलने में लड़खड़ाहट हो जाना। न्यूरोलॉजिक सिम्टम होते हैं ब्रेन फॉग, जिसमें कि अचानक रोगी को मेमोरी डिस्टर्बेंस हो जाती है, याददाश्त में कमी हो जाती है। ये सारी चीज़ें पाई जा सकती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण चीज ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। तो कोरोना के अंदर ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा क्यों हो रहा है? तो कोविड की जो बीमारी है बेसिकली एक किसी एक अंग की बीमारी नहीं है, एक सिस्टमिक बीमारी है, जिसमें कि जो बॉडी के अंदर रक्त नलिकाएं होती हैं, उसके एंडोथेलियम होती है, उसमें कोगुलोपैथी आती है। मतलब कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं जिसमें खून का गाढ़ापन हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है। उसकी वजह से ब्रेन की जो नलियां होती हैं, खून गाढ़ा होने की वजह से वहाँ रक्त नलियों में अवरोध पैदा हो जाते हैं और ब्रेन स्ट्रोक, लकवे की शिकायत हो जाती है, या कुछ रोगियों के अंदर ब्रेन हेमरेज की शिकायत भी आती है। प्रैक्टिकली हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस में पाया है कि हमारे यहाँ भी जो रोगी पहले जो आते थे उसके मुकाबले कुछ
लोगों के अंदर, ज़्यादा रोगियों के अंदर स्ट्रोक की शिकायत हुई है। और स्ट्रोक भी देखा गया है कि जो यंग एज के लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके अंदर भी स्ट्रोक पाया गया है। उनमें इस तरह के कोई लक्षण नहीं थे कि भाई उनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। बस वो स्थिति देते थे हमें 15 दिन पहले थोड़ा सा बुखार हुआ था, और बुखार का उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, ठीक हो गए। उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि हमारे को कोविड की शिकायत हुई थी। जब हम लोगों ने जांच करवाई, उनकी चेस्ट का सीटी स्कैन कराया, तो उसमें स्कोर पाया गया कि 10 का स्कोर है, 12 का स्कोर। दैट मीन्स उन लोगों को उस समय जो बुखार था वो साधारण बुखार ना था, बल्कि एक कोविड-19 का बुखार था। उसका ट्रीटमेंट लिया, उनको आराम आ गया। लेकिन जो कोविड की कॉम्प्लिकेशन थी, कोगुलोपैथी होने की वजह से उन लोगों को ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण पाए गए, लकवे की शिकायत हो गई। और लकवा भी देखा गया है कि जो लार्ज वेसल थ्रोम्बोसिस है, जो मस्तिष्क की बड़ी नलिकाएं होती हैं, उनके अंदर अवरोध पैदा हुआ और उनको मेजर स्ट्रोक की शिकायत हुई है। कुछ रोगियों को तो हम लोगों को ऑपरेशन तक करने की स्थिति आ गई। कुछ रोगियों के अंदर हम लोगों जो कोविड थे, उनके लंग्स में इन्फेक्शन था, थोड़ा थोड़ा वो लोग ठीक हो रहे थे, लेकिन मेजर स्ट्रोक आ गया, तो उनके हम लोगों को उनके ब्रेन की सर्जरी करने की आवश्यकता भी पड़ गई। तो मेरा ये कहना है कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट कोविड-19 के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है। इसको नज़रअंदाज करने की आवश्यकता नहीं है। परिवार में किसी को कभी बुखार आया हुआ है, 1-2 दिन का ही बुखार आ गया, चाहे उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव भी था, उनने कोविड की कोई ट्रीटमेंट नहीं भी लिया, लेकिन उनको कोई इस तरह के लक्षण आते हैं, अचानक चेहरे में टेढ़ापन आ जाए, आवाज़ में लड़खड़ाहट आ जाए, हाथ पैरों में कमजोरी आ जाए, इसका मतलब उनको ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत हो गई है। और ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत हो गई, तुरंत अस्पताल में जाकर के उनको उपचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रोक के शुरुआती 4.5 घंटे होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रोगी हमारे पास तुरंत अस्पताल में 4.5 घंटे में आ जाता है। हम लोग उसकी जांच कर लेते हैं। जांच के बाद हम लोग पाते हैं कि इनको थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी होती है, एक विशेष प्रकार का इंजेक्शन होता है। उसको हम लोग शुरुआती 4.5 घंटे में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआती 4.5 घंटे में इंजेक्शन लग जाता है, तो उससे जो आजीवन अपंगता होती है, पहले से होने के बाद रोगी को जो अपंगता आ जाती है, हमेशा के लिए हाथ पैरों में कमजोरी आ जाना, हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाना, उसके होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन ये देखा गया है कोविड-19 के अंदर रोगी और उनके परिजन इन सिम्टम्स को नेगलेक्ट कर रहे हैं। वो डरते हैं कि अस्पताल जाएंगे तो हमें कहीं कोरोना नहीं हो जाए। तो उसकी वजह से बहुत से रोगी जिनको कि टाइम पर उपचार करने की आवश्यकता थी, टाइम पर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी लेने की आवश्यकता थी, वो लोग कोविड के भय की वजह से अस्पतालों में नहीं पहुंच पाए। और जो ट्रीटमेंट है, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होता है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का, वो प्रॉपरली ले नहीं पाए। उसकी वजह से ऐसे रोगियों के अंदर आजीवन अपंगता होने की संभावना रहती है। और स्ट्रोक के अंदर हम लोग देखते हैं रोगी 4.5 घंटे के बाद आते हैं, और इस दौरान में प्रति मिनट, ये सर्वेक्षण में पाया गया है कि यदि 1 मिनट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट नहीं होता है तो 19 लाख न्यूरॉन्स हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप यदि समय उपचार नहीं कराया तो कितना ज़्यादा ब्रेन के अंदर नुकसान हो सकता है। तो मेरा यही सभी से कहना है कि कोविड का जो भी एक गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करें, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करें, लॉकडाउन को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। जिन जिन लोगों के घर में बुजुर्ग लोग हैं, तो उनके संपर्क में कम रहें, ताकि आप लोग बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं जा रहे हैं, फिर भी आपके द्वारा उन लोगों को लक्षण हो सकते हैं। और ये देखा गया है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, ओल्ड एज की बीमारी है, ओल्ड एज है, उन लोगों को कोविड की सिम्टम ज़्यादा घातक होते हैं, और उनकी जो है कई बार मॉर्टेलिटी होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। और दूसरा मेरा ये कहना है, कोविड के माहौल में भी किसी भी व्यक्ति को आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में, जानकार में किसी भी व्यक्ति को फास्ट सिम्टम होते हैं, फास्ट
एक टेक्निक होती है स्ट्रोक लक्षणों को पहचानने का, FAST। F मतलब फेस, चेहरे में टेढ़ापन हो जाना, A फॉर आर्म, हाथ में कमजोरी आना, S फॉर स्पीच, आवाज का बिगड़ जाना, T फॉर टाइम इज ब्रेन, किसी व्यक्ति को हाथ पैरों में कमजोरी आना, चेहरे में टेढ़ापन आना, आवाज का रखना हो पाया जाता है, उसको तुरंत अस्पताल में जाके उपचार करवाना चाहिए, ताकि समय रहते थर्मोलाइटिक थेरेपी दे करके उसके जीवन को बचाया जा सके, उसकी जो अपंगता होती है उससे बच सकें, और वो व्यक्ति अपंगता नहीं रहेगी, सामान्य रूप से काम करेगा तो अपना आजीविका भी अर्जित करेगा, नौकरी पेशा है अपनी नौकरी करेगा और अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। मेरा यही कहना है आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर इसी के साथ मतलब आपने बहुत ब्रीफली सारी चीज बताई। ये मेरे को क्वेश्चन मेरे मन में था, ये फास्ट टर्म को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, यू एक्सप्लेन इट नाइसली। थैंक यू सो मच सर। सर एक क्वेश्चन आया मेरे पास, ये लॉस ऑफ स्मेल होता है कोविड में, तो ये जो लॉस ऑफ स्मेल वाली बात है, तो ये कहाँ तक इसका न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है क्या? बिल्कुल। देखिए, जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, अपने सूंघने की नर्व होती है, उसको हम ऑल्फैक्टरी नर्व बोलते हैं। जब सार्स कोविड जो इन्फेक्शन होता है बेसिकली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। ये जो इन्फेक्शन होकर जो वेसल की जो नर्व की जो एपिथेलियम होती है उसको डैमेज करता है ये वायरस। उस वायरस को डैमेज करने की वजह से व्यक्ति के स्मेल चला जाता है। और इसी प्रकार से टेस्ट की जो नर्व होती है उसके एपिथेलियम डिस्टर्ब होती है तो टेस्ट भी चला जाता है। ये कॉमन सिम्टम होता है, लेकिन ऐसा सर्वेक्षण में देखा गया है जिन लोगों को आइसोलेटेड लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल होता है उन लोगों को रिकवरी जल्दी आ जाती है और माइल्डली बहुत बिना किसी ज़्यादा ट्रीटमेंट के लोग रिकवर हो जाते हैं। सामान्यतः 4 से 5 महीने में उन लोगों को रिकवरी आ जाती है। ये भी एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है जिसे हम लोग कीमोसेंसिटिव सिम्टम बोलते हैं। ओके। क्योंकि सर कई पेशेंट मतलब मेरे भी संपर्क में कई लोग ऐसे आए हैं जिनका लॉस ऑफ स्मेल तो हुआ, उन्होंने जब आरटीपीसीआर कराया तो वो नेगेटिव आ गया, एंड लेकिन उनको ये जो लॉस ऑफ स्मेल रहा ये कई समय तक, मतलब एक लंबे समय 15-20-25 दिन तक रहा। तो लंबे वो से अपने आप को ऐसे भी बिल्कुल। कोविड पेशेंट मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। देखिए, मेरा ये कहना है बहुत बड़ा भ्रम है लोगों के अंदर में। आपको हम लोग तो ऑलमोस्ट 100% तक हम लोगों ने एडमिट किए हैं इस महामारी में कोविड के, जिसमें कि 30 से 35 पेशेंट आईसीयू के थे, 35 40 वेंटिलेटर लगातार कार्य कर रहे थे, 200 से लगभग सिलेंडर हम लोग रोजाना प्रतिदिन यूज कर रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, जो लोकल बेस्ट डाटा के हिसाब से भी 60 से 70% लोगों के अंदर ही वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। बीमारी यदि 100 लोगों के है तो उनमें 60 से 70% लोगों को ही टेस्ट पॉजिटिव आएगा और 30 लोगों को बीमारी होने के बाद भी वो टेस्ट नहीं पॉजिटिव नहीं आएगा। तो टेस्ट का पॉजिटिव होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन नेगेटिव होना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो किसी भी टेस्ट को हमें क्लिनिकली कोरिलेट करना पड़ता है। आपने कोई ब्लड की टेस्ट रिपोर्ट देखी होगी, उसमें नीचे एक लाइन लिखी रहती है, द टेस्ट हैज टू बी क्लिनिकली कोरिलेटेड। ये दोनों को सिम्टम है, टेस्ट है, स्मेल है, तो मान के चलें आज के सिनेरियो में वो कोविड ही है, चाहे उसका आरटीपीसीआर नेगेटिव क्यों ना हो। ओके सर, थैंक यू। एंड सर यहाँ पर वेलकम। आपके एक पेशेंट हैं, मैं उन्होंने अपना हाथ भी हैंड रेस किया हुआ है, ईश्वर लाल जी सैनी साहब, ये भी नर्वस सिस्टम के भोगी रहे हैं। सैनी साहब आप अपनी बात खुद रखना चाहेंगे? हाँ जी, अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपको परमिशन है सर। नमस्कार सैनी साहब, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सैनी साहब, बहुत बहुत नमस्कार। निश्चित, हाँ, निश्चित रूप से मैं मुक्त भोगी हूँ। कोरोना की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई थी और कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे क्या हुआ है। और बुखार निमटने के बाद भी मैं इधर से उठता था उधर लेट जाता था, कमजोरी थी। अचानक इधर बाद क्या हुआ कि ये हाथ, मेरा लेफ्ट हाथ ऊपर कम हो गया और से बिल्कुल। वो दे रहा था। मैं कहूंगा कि भाई मेडिकल एडवाइस अगर समय पे मिल जाए तो फिर सही हो जाता है एक्चुअली। बिल्कुल मेरे बिल्कुल। तो माफी चाहता हूँ, उनका नाम आएगा क्योंकि वो मेरे पीछे डॉक्टर महेश्वरी रहते हैं। जैसे ही मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा जी सैनी जी आप इमरजेंसी में है, आप ये इसको लाइट मत लो।
और मैं तुरंत जो है डिसीजन हुआ कैसे कर सकते हैं, और मैं आपकी शरण में गया और निश्चित रूप से 3 से 4 दिन में घर आ गया। मैं अभी जल्दी फिट हुआ। बिल्कुल समय, जैसा मैंने कहा कि इस बीमारी के अंदर समय रहते उपचार मिल जाता है तो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। आप भी समय रहते आपने उपचार लिया, डॉक्टर की सलाह मानी और उसके फायदा हुआ कि आज आप पुरानी स्थिति में आ गए और सामान्य जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, मालिक की कृपा से मेरा हाथ बिल्कुल, ये बायां हाथ बिल्कुल बहुत 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 खुशी की बात है। आपकी कृपा है साहब। आपने 3 दिन तक जो है आपकी छत पे छाया में रहने के आनंद आए और बहुत अच्छा रहा। मेरे ख्याल से समय का अभाव है, इतनी बात करना ठीक है। थैंक यू बधाई हो सैनी साहब, बहुत ही अच्छा है। देखिए ये हमारे सेशन में अगर लाइव एक्सपीरियंसेस भी शेयर हो रहे हैं, दिस इज अनदर गुड अचीवमेंट फॉर अस सर। दिस अनदर क्वेश्चन। थैंक यू सैनी साहब। डॉक्टर पारुल सिंह की ओर से क्वेश्चन है, सर प्लीज मेंशन द सिम्टम्स टू रिकॉग्नाइज नर्वस ब्रेकडाउन। नर्वस ब्रेकडाउन होता है, इसको सिम्टम्स बताएं। देखिए नर्वस ब्रेकडाउन बेसिकली एक साइकेट्रिक चीज होती है। नर्वस ब्रेकडाउन मतलब किसी आदमी को कोई भी स्ट्रेस हो गया, मानसिक स्ट्रेस हो गया, तो उससे वो अचानक से अपने आप को अलूफ महसूस करता है, उदास हो जाता है, घबरा जाता है, चिंता करता है, डिप्रेस हो जाता है। इसको हम लोग कॉमन टर्म्स के अंदर नर्वस ब्रेकडाउन कहते हैं। ऐसे नर्वस ब्रेकडाउन जब होता है तो उसको काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, पारिवारिक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। उसके बावजूद भी रोगी के अंदर सिम्टम मौजूद रहते हैं तो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। और ज़्यादातर लोग प्रॉपर काउंसलिंग के द्वारा, पारिवारिक सपोर्ट के द्वारा और आवश्यकता होने पर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक हो जाते हैं और अपना सामान्य कार्य कर पाते हैं। ओके सर, थैंक यू। डॉक्टर पारुल, मैंने आपका क्वेश्चन खुद ही पूछ लिया, सॉरी। सीएस दीपक सर, दीपक जैन साहब, आप लेना चाहते हैं क्वेश्चन? या प्लीज। या गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। या गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मेरा नाम दीपक जैन है, तो वी आर फ्रॉम दिल्ली। वी रन वन मेंटल हेल्थ सेंटर, विजेश वेलबींग सेंटर. So I was reading one book. It is All in Your Head, written by one neurologist, Sujane O'Sullivan. She said in her book that 70% of the seizures, they are dissociative seizures and not epilepsy. But I found from my relatives, friends, etc., they all consider it as epilepsy. But how to distinguish between dissociative seizures and epilepsy? I just want to know. Yeah, very important, very good question. देखिए जो सीजर होता है, सीजर एक दौरा होता है। दौरे के अंदर किसी व्यक्ति को, दौरे में अलग अलग प्रकार के होते हैं, जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक दौरा, मायोक्लोनिक एपिलेप्सी या एब्सेंस एपिलेप्सी। लेकिन जो सबसे कॉमन दौरा होता है, जैसे हम लोग जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर्स बोलते हैं, जिसमें अचानक रोगी के हाथ पैरों में कंपन होता है, आंखें उलट जाती हैं, मुंह में झाग वगैरह आते हैं, तो इसे हम लोग सीजर बोलते हैं, दौरा बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति को दौरे बार बार पड़ने लग जाते हैं तो उसे हम लोग एपिलेप्सी बोलते हैं। तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, रोगी का परिजन ने किसी देखा है उसका ऐसा होते हुए, ये लक्षण देखे हैं, हाथ पैर में अकड़ा आ गया, मुंह झाग आ गई, आंखें उलट गई, इसका मतलब उसको फिट या दौरे की शिकायत हुई। अब जो आपका दूसरा प्रश्न है, डिसोसिएटिव सीजर मतलब कभी कभी कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में चला जाता है, कोई तनाव पैदा हो गया, चिंता हो गया, छोटे बच्चों के अंदर हो जाता है, कोई पढ़ाई की चिंता चल रही है, तो वो लोग अचानक से बेहोश हो जाते हैं, सिंपली बैठे बैठे गिर गए, और उसके उनमें इस तरह के लक्षण पैदा नहीं होते, सिम्टम इस तरह के पैदा नहीं होते। आंख बंद कर ली, लेट गए, थोड़ी देर बाद वापस थोड़ा उनको पेन वेन दिया, उठ जाते हैं। तो हम लोग हमेशा रोगी के परिजनों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। कभी किसी व्यक्ति ने देखा है, मार्केट में देखा, कहीं देखा, वो व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, टेलीफोन से बात करते हैं। कहीं डाउट होता है तो हम लोग कहते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर। तो क्लिनिकल कोरिलेशन बहुत आवश्यक है। फिट या दौरा अपने आप में अलग बीमारी है, और डिसोसिएटिव सीजर्स होते हैं, जैसे हम लोग हिस्टेरिकल एपिसोड बोलते हैं, मानसिक दौरे बोलते हैं, वो अपने आप में अलग प्रकार के दौरे हैं, उनका अलग साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होता है,
उनका साइकोलॉजी काउंसलिंग होती है, उनके अंदर वो कार्रवाई करते हैं। Okay, sir. Am Okay. I clear to you? Yeah, very much clear, sir. I really thank you. बस एक सिंपल एक छोटा सा क्वेश्चन हो, तो जो न्यूरो डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या मेरे ऐसा मैंने पढ़ने के बाद आया कि ये काफी कुछ जो है, जो मेंटल थॉट्स होते हैं हमारे शुरू से, somehow they are not good, not in the right direction, एंड धीरे धीरे करके वो लेटर स्टेज पे न्यूरो प्रॉब्लम्स पे कन्वर्ट हो जाते हैं। सर ऐसा कह सकते हैं? देखिए, जो थॉट डिसऑर्डर है आप जो बता रहे हैं, मानसिक, जो उसको हम लोग साइकेट्रिक ग्रुप में डालते हैं। न्यूरोलॉजिकल बीमारियां अलग हैं, साइकेट्रिक बीमारियां अलग होती हैं। तो थॉट की वजह से कोई चीज पैदा हो रही है, बाद में कोई डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं उसकी वजह से आप किसी व्यक्ति को वो साइकेट्रिक बीमारी हो जाएंगी, मानसिक बीमारी। न्यूरोलॉजिकल साइंस अलग है और साइकेट्रिक साइंस अलग, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, दोनों की अलग अलग बीमारियां हैं, दोनों के उपचार के अपने अपने तरीके और दवाइयां हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं उसके साइकेट्रिक बीमारी होती है, कोई आदमी ओवर बर्डन रहा, लंबे समय तक ओवर स्ट्रेस रहा, तो साइकेट्रिक बीमारी हो जाएगी, मानसिक बीमारी हो जाएगी उसको। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. Dr. Parul, you have some question? Colonel Lamba. Dr. Parul. Good evening, Anita ji, and good evening, Dr. Jaswal. Yeah, good evening, sir. I have a simple question to request you with regard to neuropathy. Yeah. The neuropathy is also outcome of COVID, or what is the answer, or how to get repaired of neuropathy? Sure. देखिए, न्यूरोपैथी अपने आप में बीमारी होती है, नर्व की बीमारी होती है, और नर्व की वजह से किसी व्यक्ति को हाथ में झंझनाहट हो रही है, कमजोरी आ रही है, तो हम लोग उसको बोलते हैं न्यूरोपैथी हो गई, नस की बीमारी हो गई, डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, या किसी व्यक्ति को कुछ थायराइड के अंदर भी फोकल न्यूरोपैथी हो जाती है, या कुछ इस तरह के कैंसर की बीमारियां हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, और बहुत से कारण होते हैं, न्यूरोपैथी के कारण होते हैं, जिसे हम लोग नर्व की बीमारी बोलते हैं। लेकिन कोविड के अंदर भी देखा गया है तो कुछ लोगों को आइसोलेटेड फेशियल पैरालिसिस भी पाया गया है, जनरलाइज न्यूरोपैथी पाई गई है, और एक गंभीर किस्म की न्यूरोपैथी जिसे हम लोग एक्यूट GB सिंड्रोम बोलते हैं, जिसे पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और रोगी को कई महीने तक वेंटिलेटर पर रखने की आवश्यकता पड़ सकती है, वो भी कोविड के अंदर देखने को मिलती है। तो मेरा यह कहना है कि नर्वस सिस्टम की जितनी बीमारियां होती है सामान्य रोगियों के अंदर, वो सारी बीमारियां कोविड की वजह से, सारी बीमारियां नर्वस सिस्टम की कोविड रोगियों के अंदर हो सकती हैं। इसी वजह से कोविड के अंदर एक सर्वेक्षण में पाया गया तो कोविड रोगियों में 35% रोगियों को न्यूरोलॉजिकल बीमारियां पाई गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा संख्या में न्यूरोलॉजिकल बीमारियां पाई गई कोविड के दौरान। What is the answer, doctor? Answer to it, how to improve upon? देखिए, कोविड के अंदर किसी व्यक्ति को न्यूरोपैथी होती है तो जब कोविड का ट्रीटमेंट होता है उसकी वजह से, उसके बाद धीमे धीमे को जो कमजोरी है तो उसको हम लोग एक्सरसाइज के द्वारा, फिजियोथेरेपी के द्वारा उसको निवारण कर सकते हैं और धीमे धीमे उसमें आराम मिल जाता है, परमानेंट होने की संभावना नहीं रहती है। Oh, I see. Do you otherwise suggest any kind of exercise or anything with regard to how to before reaching your hospital or other? No, it's not needed to reach the hospital. घर में ही आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो। हाथ में लक्षण है, इस प्रकार से एक्सरसाइज करना, कोई बॉल है उसको दबाना, शॉर्ट बॉल होती है उसको दबा सकते हैं, हाथ पैरों की इस प्रकार से एक्सरसाइज कर सकते हैं। या Okay, fine. Thank you so much, doctor. Welcome, sir. Very kind. Sorry, there was some disturbance from one of the member. सर एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, वो ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोविड भी है और मुझे कोविड नहीं है, स्ट्रोक है एकदम से, तो उस समय अभी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं? क्या वो हॉस्पिटल में एंट्री करने से पहले फिर वही कंप्लीट कोविड प्रोटोकॉल होगा कि उसको स्ट्रोक के पेशेंट को संभाला जाएगा?
कि भाई आप जाइए पहले कोविड टेस्ट कराइए, उसके बाद। देखिए हाँ अभी जो महामारी का समय चल रहा है, जी अभी महामारी का समय चल रहा था, उसके अंदर एक एक बेड मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। एक एक बेड के लिए लोग फोन आते थे कि साहब एक बेड मिल जाए हमको, लेकिन सपोज हमारे 100 की कैपेसिटी है, 100 रोगी चल रहे हैं, एक 101 आदमी को लेने की आवश्यकता जगह नहीं मिलती थी, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती थी, ऑक्सीजन बेड की रिक्वायरमेंट होती थी। ऐसे रोगी नहीं कि सामान्य कहीं से लिटा दिया या खाट लगा दिया लिटा दिया। तो मेरा कहना है हर अस्पताल में अपनी व्यवस्थाएं हैं कि कोविड सेगमेंट अलग है और नॉन कोविड बीमारियों के अलग से हम लोगों ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जैसे हमारे अस्पताल के अंदर अभी 45 बेडेड आईसीयू हमारे पास में, तो हमने 30 बेड का आईसीयू रखे हुए हैं कोविड मरीजों के लिए, और 12-13 बेड हमने अलग आईसीयू की व्यवस्था कर रखी है नॉन कोविड लोगों के लिए। तो वहाँ केवल जांच करके सीटी स्कैन करके अन्य चीजों करके हम लोग कंफर्म करते हैं इनको कोविड की शिकायत नहीं है, तो उनको, उन लोगों को जो केवल स्ट्रोक है कोविड नहीं है, उनको वहाँ एडमिट करते हैं। जिन लोगों को कोविड भी है स्ट्रोक भी है उनको अलग कोविड एरिया में एडमिट करते हैं। तो रोगियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि एक बार लकवे की शिकायत हो गई तो लकवे की शिकायत में ट्रीटमेंट नहीं मिला उसको, तो व्यक्ति हमेशा के लिए डिसेबल्ड हो जाएगा। यदि आप इस प्रकार से डरेंगे, आप समझे हम चिकित्सक हैं, हम लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं, कोविड रोगियों के बीच में जा रहे हैं, उनको देख रहे हैं, हमारा स्टाफ 24 घंटे काम कर रहा है, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। यदि इतना डरेंगे तो आज कोविड रोगियों का इलाज कौन करेगा? कोविड रोगियों का इलाज कौन करेगा आप मुझे बताइए। इतना डरने लग जाएंगे सभी लोग तो उनके इलाज के लिए हमें लोग नहीं मिलेंगे। आज हम आप आगे देखें अस्पताल में लगातार स्टाफ हमारा मरीज की देखभाल करता है, उनके बाद बैठता है, उनको बेड कवर बदलवाना, नेबुलाइजेशन करना, इंजेक्शन लगाना, वो लोग भी इंसान हैं। यदि आपने परिजन अपने परिवार के लोगों का डर के में इलाज नहीं कर पाएंगे तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा अक्षम्य अपराध है। मैंने कई रोगों को देखा है, मैंने स्वयं देखा है परिजनों को, वो इतने डर गए कि अपने अपने जो परिवार के लोगों का भी इलाज नहीं करा पाए कि साहब हमें डर लगता है, आप तो दवाई लिख दीजिए। मरीज की कंडीशन खराब है, अर्ध बेहोशी अवस्था में लेके आ रहे हैं बाहर से, कि डायग्नोसिस कर लिया, सीटी स्कैन में खराब ही निकली, लेकिन डर के मारे स्वयं के बचाव करने के लिए अपने परिजनों का उपचार नहीं करवा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक अपने आप में अक्षम्य अपराध है। एग्रीड सर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली देखा। अभी देखिए ना, कई सेवाएं ऐसे लोग भी हैं जो इस विपदा के समय में राहत कार्य कर रहे हैं और घर से बाहर निकल ही रहे हैं। तो मैं तो हेड्स ऑफ करती हूँ उस फैमिली मेंबर्स को जो कि जो मेडिकल स्टाफ की फैमिली है। हम अभी हर दूसरे दिन अपने न्यूज़पेपर में स्टोरीज पढ़ते भी हैं कि वो कैसे जा रहे हैं, अलग कमरे में रह रहे हैं, कोई 2 महीने 6 महीने की बच्ची से नहीं मिल रहे हैं। ये सब भी अपन देख ही रहे हैं। सो वी हैव टू कम बैक। So this Dr. Parul Singh has raised a hand. Dr. Parul, do you have your own question? Then we have. Then I'll be inviting Mr. R.K. Dubey. Yeah, Hanji Parul. Am I audible, ma'am? Yeah, you are. Am I audible, ma'am? Yes. Yeah, sure. Good evening, sir. Yeah, good evening. सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि यदि किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कोविड की वजह से, और मान लीजिए आपने जैसे कि कहा कि किसी को हल्का फुल्का फीवर हो सकता है कि उनको ये पता ही ना चले कि उनको कोविड हुआ भी था, लेकिन उनके जो सिम्टम्स बाद में यदि, तो सर वो जो सिम्टम्स हैं, किसी को बॉडी पेन या फिर किसी के हाथ में दर्द, जो मसल पेन आपने जिस तरह से बताया सर, ये कितने दिन तक ये लिंगर ऑन हो सकता है कि पेशेंट को पता ही नहीं चले कि उसको ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है? क्या इज इट पॉसिबल और नॉट? कौन से सिम्टम, जैसे हाथ पैर में दर्द के अलावा और कौन से सिम्टम? जैसे किसी के मसल्स पेन, मान लीजिए किसी के हाथ में दर्द है, या किसी के मतलब मैंने मेरे परिवार में देखा, मेरे मामा जी हैं, उनको फीवर आया 1-2 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गए, भाप और वो सब घर में ही उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, बुखार वगैरह की गोली ली, और अब उनको पिछले कुछ दिनों से उनको मुंह में पेन है, उनको कुछ खाते पीते हैं तो उनको मुंह में पेन हो रहा है, वो बोलते हैं, मुंह खोलते हैं तो उनको मुंह में पेन है पिछले 4-5-6 दिन से। कोविड की बीमारी के बाद देखा गया है कि लोगों को काफी समय तक इस प्रकार के सिम्टम रहते हैं। बॉडी में कमजोरी होना, हाथ पैरों में दर्द होना, कुछ मसल्स होती हैं, माइल्जिया होता है, बेसिकली मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, लंबे समय तक इस प्रकार के लक्षणों के रहने की संभावना रहती है। और धीमे धीमे जाके जब किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर है
उनके सिम्टम लंबे समय तक ज्यादा रहते हैं। इम्यूनिटी अच्छी है, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर हम लोगों ने देखा है कि 1-2 महीने में ये सारे सिम्टम खत्म हो जाते हैं और इसके लिए अलग से कोई बहुत उपचार की आवश्यकता नहीं होती। थैंक यू सर, थैंक यू। राइट सर, थैंक यू। मिस्टर आर के दुबे। या मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपका कुछ अटेंड करूं वेबिनार, तो मैं बैठ गया। सर ये काकरापार चैप्टर चेयरपर्सन है, आईएसटीडी काकरापार चैप्टर, मिस्टर आर के दुबे। डॉक्टर साहब से थोड़ा सा एक बात पूछना था। मुझे भी कोविड हुआ था मार्च के महीने में। हाँ जी। मैं घर पे रिकवर हो गया था, 2-3 दिन बुखार आया था। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ 1-1.5 महीने से मेरे को क्या लेफ्ट हैंड में कोहनी से नीचे और लेफ्ट टांग में ही घुटने से नीचे और लेफ्ट फेस पे ऐसा लगता है हल्का सा, बाबा ज्यादा खास नहीं, भारी सा लगता है कभी कभी, और दिन में भूल जाता हूँ, फिर कभी कभी लगता है। तो मैंने ऐसे ऑनलाइन प्रैक्टो पे एक न्यूरो को दिखाया था, तो उन्होंने एक रेजुनेक्स प्लस करके एक मल्टीविटामिन दिया और एक सिम्बाल 20 करके दिया। तो मैं ये, मेरे को क्या है, गैस भी थोड़ा प्रॉब्लम रहती है आजकल, ज्यादा हो रही है गैस, अभी कोरोना के बाद हो रही है, पता नहीं क्यों। तो इसमें सिम्बाल 20 का दिखा गैस करती है, तो इसको लेना जरूरी है क्या? हाँ देखिए, वैसे तो आपको विशेष दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली कोविड के बाद मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है और वो थोड़ा लंबे समय तक परसिस्ट करती है। तो रेजुनेक्स की गोली, विटामिन मल्टीविटामिन को आप ले सकते हैं। पेन ज्यादा हो तभी सिम्बाल लीजिए। नहीं सर, पेन इन कुछ नहीं है, जैसे मेरे को हल्का सा जैसे होता है ना, जैसे आप करवट लेकर आप जैसे बोलते हैं सो गया हाथ, तो भारी जैसा लगता है ना, कभी कभी बहुत फीलिंग आती है सरफेशियल की, भारी जैसा है कुछ। तो आप रेजुनेक्स वाली मल्टीविटामिन लीजिए और आपको सिम्बाल लेने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अच्छा सर, एक कनेक्टेड सवाल और है। हाँ जी। मेरा छोटा भाई है होम टाउन में, यूपी में एक्चुअली, एंड उसको ये फेशियल पाल्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लकवा जैसा हुआ था, एंड उसका मेडिसिन लिया उसने, हाँ फिजियोथेरेपी कराई, देन काफी रिकवर हो गया, मामूली है। बट उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसको क्या हुआ कि हाथों में झुंझुनाहट होती है ना, वैसे झुंझुनाहट उसके बहुत दिनों से हो रही है, बहुत दिनों से। तो उसने न्यूरो को दिखाया था आगरा में एक्चुअली, एंड इज प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन, वो मेडिसिन भी ले रहा है। तो उसमें शायद एक उस टाइप का मेडिसिन, नींद आती है, क्या बोलते हैं उस मेडिसिन को आप, उससे क्या उसको थोड़ा साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं, उसे यूरिन पास होने में देर होती है, ऐसा ऐसा करके बता रहा था वो। तो मैं जस्ट सोचा कि आपसे बात करूं। एक बार उनको भाई साहब को बोलिए एक बार अपना बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर विटामिन B12 लेवल चेक करो। नहीं वो तो ले रहे हैं, मल्टीविटामिन बहुत दिनों से ले रहे हैं, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, कुछ दिन बंद करके अपने लेवल को चेक करवाइए। एक बार देखा गया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के अंदर न्यूरोपैथी हो जाती है, खासतौर पर यंगस्टर्स में, और विटामिन B12 डेफिशिएंसी काफी लोगों में पाई जाती है। तो कुछ विटामिन की गोली बंद करके विटामिन लेवल चेक करवाएं, लेवल यदि नॉर्मल से कम है तो उसमें हम लोगों को इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे रोगियों के अंदर ओरल फॉर्म में जो विटामिन देते हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। एब्जॉर्ब होगा तो जो डेफिशिएंसी है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो सीरम विटामिन B12 की जांच करवा लें। वो जांच यदि कम ही है तो इंजेक्शन लेने पड़ेंगे विटामिन B12 के। वो चीज नॉर्मल है तो सिंपल एक्सरसाइज और मल्टीविटामिन से उनका काम हो जाएगा। ये चेक करने के कितने दिन पहले बंद करना है ये दवा लेना? 4-5 दिन पहले बंद कर लें, 1 हफ्ते पहले, जैसे कि एटलीस्ट प्रॉपर पता लगे। कई बार फाल्स रेज लेवल आ जाते हैं जो गोली खा रहे हैं, तो उसके लिए अपने 4-5 दिन आप बंद करके तो विटामिन B12 की जांच करो। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। राइट, एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरे पास एक क्वेश्चन आया सर। ये साथ में मोबाइल में भी क्वेश्चन आ रहे हैं सर। सो क्वेश्चन इज, ये है इनकी मदर को आज से, मतलब अभी ये कोविड इफेक्ट ही माने क्या, पिछले साल तो नहीं, मतलब 6 महीने पहले आँख को ये ब्लिंकिंग स्टार्ट हुआ आइस का, तो ये यहाँ से ब्लिंक कर रहा है, इनका आइस ऐसे ब्लिंक किया, तो वो रेगुलरली कभी दिन में 4-5-6 बार हो जाती है, या कभी कभी 2-4 दिन नहीं भी हो रही है, फिर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये सर, ये जो ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, तो ये क्या स्ट्रोक का या किसी? नहीं, ये स्ट्रोक नहीं है, अपने आप एक अलग से न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसे हम लोग हेमीफेशियल स्पाज्म बोलते हैं। हेमीफेशियल स्पाज्म, एक तरह के चेहरे की मांसपेशियों में स्पाज्म होता है। तो रोगी इस तरह से, एक तरफ आंख फड़फड़ाती है, गाल भी ऐसे उठ जाते हैं, तो उसको हम लोग हेमीफेशियल स्पाज्म बोलते हैं। तो इसके लिए
जांच वांच करानी पड़ती है, टेस्ट वगैरह होंगे, कुछ मेडिसिन देते हैं, उसके बाद चीज कंट्रोल में आती है। कुछ लोगों को उसके बाद भी कंट्रोल नहीं आता है, तो उन केसेस में हम लोगों को लोकल उन मांसपेशियों में इंजेक्शन, बोटॉक्स नाम की मेडिसिन आती है, उसको लगाने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो इसको राय दीजिए कि आप न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और उनको दिखाएं, अपना जांच वगैरह करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। तो मतलब ये कंफ्यूजन तो दूर हुआ उनका, उनके मन में ये भाव है कि ये आंख के डॉक्टर को दिखाने की बात है या फिर आपके पास आने की जरूरत है। तो एक आंख का हुआ, अभी दूसरी आंख में भी धीरे धीरे शुरू होने लगा है। पहली आंख जो गाल से हो रहा था वो काम होके थोड़ा हुआ है। सो आई सजेस्ट, थैंक यू सो मच सर। सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन गर्भित जी की तरफ। हेलो, आर यू देयर? I think I have to take it up. सुप्रिया जी की तरफ से एक क्वेश्चन है। सुप्रिया दिलीप सिंह जी की तरफ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये सर कि इनका ये कहना है कि इनके एक नोन है जिनको थोड़ा सा कुछ भी भूलने का वो हो रहा है अभी। जैसे आज पैसा दिया किसी को, शायद ध्यान नहीं रहा, भूल गए, फिर थोड़े दिन में कुछ ऐसी बातें जो छोटी मोटी, और उम्र है 42 साल, 41-42 साल उम्र है। तो ये कहीं कोई सिम्टम है जो न्यूरोलॉजी से संबंधित है? नहीं, तो ये सिम्टम कोविड होने के बाद हुए हैं या बिना कोविड के हो रहे हैं? नहीं, बिना कोविड के है सर, कोविड नहीं हुआ। हाँ, देखिए, अपने आप में मेमोरी डिस्टर्बेंस होता है, याददाश्त में कमजोरी है ना। यंग एज अब इतनी जल्दी कमजोरी आ रही है, तो उसके लिए उनको प्रॉपर इवैल्यूएशन की आवश्यकता है जी। पता लगाना पड़ेगा कि एटलीस्ट किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कुछ बीमारियां होती हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी की बीमारियां, या फिर कुछ ब्लड में खराबी होती है, या कुछ ब्रेन में खराबी है, तो उसको अपने को इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। यदि वास्तव में इनको लगातार इस तरह की मेमोरी डिस्टर्बेंस हो रही है तो ओके, हाँ, so it's treatable also, it's nothing to worry about it, right? Yeah, but it needs neurological evaluation and investigation. Okay, proper evaluation, right sir, thank you. मैं आगे बढ़ने से पहले मैं अभी चैट बॉक्स में देख रही थी, तो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी डॉक्टर अविनाश बंसल्स remark is here, so he is appreciating the session. तो मुझे अच्छा लगा, बंसल अंकल की प्रेजेंस देख के भी अच्छा लगा, तो मुझे बोलने में आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ अंकल, आप हैं? सर की गाइडेंस हमको लगातार मिलती है, और सर हमारे के बहुत अच्छा ज्ञान। नमस्कार। नमस्कार सो नाइस ऑफ यू। नमस्कार सर। हाँ, आपका आशीर्वाद है और आपका मैंने आज देखा इसका अनीता काफी दिनों से कर रही है, आज तुम्हारा नाम देखा तो मैंने कहा चलो ज्वाइन करके। हाँ, मतलब अनीता से को नहीं दिखना है, वो तो संजय सर की अंकल, आपका आशीर्वाद हम मोटे बंदों को बराबर मिलने की जरूरत है, ऐसे नहीं करोगे आप। बहुत नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप अनीता। गाइडेंस और आशीर्वाद हम सभी चिकित्सकों को हमेशा मिलता रहता है। सर आई में के बहुत एक्टिव मेंबर हैं, और डॉक्टर फेडरेटरी में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, ऑलमोस्ट सर पहले व्यक्ति होते हैं जो वहाँ खड़े हो जाते हैं और अपनी राय और सो नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड, कैरी ऑन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। श्वेता श्रृंगी जी, आर यू देयर? सर, इनका क्वेश्चन है, सर अगर मुझे 2 बार कोविड हो गया है तो मेरे स्ट्रोक के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं? देखिए, आप कोविड हो गए, ठीक हो गए हैं, और आपकी डी डायमर्स वगैरह नॉर्मल आ गए हैं, तो फिर कोई चांस नहीं है कोविड होने का, मतलब सॉरी, स्ट्रोक होने का। बेसिकली कोविड होने के बाद कुछ समय तक, अगले 1 महीना 2 महीने तक इसकी संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि हम लोग टेस्ट करते हैं, डी डायमर नाम का एक टेस्ट होता है, उससे पता लगता है कि बॉडी का जो ब्लड है वो थोड़ा आपका थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया है, तो उस समय कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, थिनर्स देते हैं, ब्लड थिनर्स, जिसकी वजह से स्ट्रोक की संभावना कम हो जाती है। यदि इनको कोविड हुआ है 2 बार, अपनी जांच करवा लें, डी डायमर करवा लीजिए। डी डायमर नॉर्मल आ गया है, दैट मीन्स यू आर आउट ऑफ द रिस्क। डी डायमर थोड़ा बड़ा हुआ है तो कुछ मेडिसिन लेने की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, ताकि जिसकी वजह से आपको खून गाढ़ा है तो स्ट्रोक नहीं हो।
Right, Shweta ji, I hope your question is clear. Thank you, sir. So then I have one more question here. अब ये क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट अपन ले चुके हैं, लेकिन ये द लिंक ऑफ कोविड विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कितने हैं, तो आप एक बार आंसर कर ही चुके हैं. हाँ जी, देखिए इसमें क्या है कि बेसिकली कोविड रोगियों के अंदर लगभग 35% रोगियों को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम पाए गए, माइल्ड से लेकर के सीवियर तक के बीमारी हुई न्यूरोलॉजी की. और ये डाइट और इनडाइट असर दोनों हैं. कुछ कारण ऐसे हैं जो कि डाइट, जो वायरस है, डाइट नर्वस सिस्टम पर अटैक कर लेता है. कुछ इनडाइरेक्ट कारण होते हैं जिसमें खून का गाढ़ापन होना, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होना, उनकी वजह से भी न्यूरोलॉजी की बीमारियों के सिम्टम पाए गए हैं. और जो आम लोगों को जो न्यूरोलॉजी की बीमारियां होती हैं, जितनी भी तरह की बीमारियां हैं, कोविड रोगियों के अंदर भी कोविड की वजह से भी लगभग सारी बीमारियां हो सकती हैं. ब्रेन से लेकर के ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, मसल, every part of the nervous system can be affected with the COVID. Okay. It's clear? Clear, sir, clear. Yeah. From Thank audience, you. is there any question? पारुल देखिए किसी का हैंड रेज है? नहीं, अदरवाइज आई विल टेक अप. सर सुजाता जी, you raise your hand. पेशेंट के अंदर ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स, ये आप पहले कवर कर चुके हैं क्वेश्चन सर, बट ये है कि व्हाट शुड द पेशेंट डू जो उसको हल्का एक्सपीरियंसिंग है, मतलब स्ट्रोक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्ट्रोक के सिम्टम्स को वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उन्हें तुरंत प्रभाव से क्या करना है, तो वो आपने अभी बताया है. वैसे तो देखिए तुरंत प्रभाव से करना होगा उनको कि ऐसे स्थान पर जहाँ की उनको तुरंत ट्रीटमेंट मिल सके, तुरंत जांच हो सके, और उनको उस अवधि के अंदर 16 से 4.5 घंटे में थर्मोलाइटिक थेरेपी की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ जाकर के अपना तुरंत उपचार करवाना चाहिए. क्योंकि जो थर्मोलाइटिक थेरेपी होती है शुरुआती 4.5 घंटे में ही दी जा सकती है, लक्षण शुरू होने के इनिशियल 4.5 आवर्स के अंदर. तो एक मिनट इम्पोर्टेंट है. एवरी मिनट इज इम्पोर्टेंट इन द स्ट्रोक ट्रीटमेंट. और लेकिन ज़्यादातर रोगी जो होते हैं लेट आ पाते हैं, और ख़ासतौर पर कोविड महामारी के दौरान तो और लोग सोचते हैं भाई घर पे काम हो जाए, कहीं अस्पताल में जाने से कोविड नहीं हो जाए हमारे को. तो ऐसी धारणा में न जिए. यदि प्रॉपर कोई बीमारी है तो उस बीमारी का निरंतरपूर्वक अपना उपचार करवा. सही बात है सर, घबराना नहीं है. सरिता जी, यस कन्नन डॉक्टर साहब एक बात आपने कहा 35% पेशेंट्स दे गेट अफेक्टेड बाय न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. Yes sir, mild to severe. Then how to get over this impression that because the 1 to 3 months you are talking about, what tests they must carry out that they are told of this at all? Pardon sir? That he will not have another 2 months or 3 months. Basically there are certain investigations. With those investigations we try to find out what is happening after the initial recovery of the COVID. Just like blood counts, CRP, D-dimer, these investigations suggest us what is happening in the blood. Suppose D-dimer is coming normal, CRP is coming normal, that means patient has recovered and body has recovered. Suppose after recovery of the patient, his D-dimer is high, CRP is high, then he needs proper treatment under the supervision of doctor for some period of time. So proper monitoring is very important in these patients. They have to be monitored by the clinician who is treating them, and they are doing the CL, CRP and D-dimer monitoring. They get it done every 15 days, and suppose these investigations are getting down in every 2 weeks. That means the things are settling down and patient is improving, and they are giving treatment for particular period of time. Suppose patient is having high D-dimer level, then he is on the blood thinners for some time. So after 2 weeks we do it, it's normal. Then
thinner is gradually reduced and stopped. Suppose the D-dimer is increased even after 1 month, then the therapy to be continued till that period of time. So monitoring of the parameters is very important in COVID patients. Do you suggest some blood also testing to be done of the B12 and some others? Basically, B12 is done for the normal patients, not for the COVID patients. Okay. B12 deficiency there in the non-COVID patients. COVID don't have a direct link with the B12. So no blood test is required, only D-dimer and CPR. D-dimer and CRP, blood counts, blood sugar is very important. In some patients, electrolytes, it depends upon the type of the patient and clinical symptoms. Some patient is still having fever for some time, then we are doing IL-6, procalcitonin, depend upon the symptom also. What symptom patient is having for what period of time. Okay. And CRP, blood glucose and count. They are the 4 basic parameters. These are followed for at least 1 to 2 months. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Welcome, sir. सरिता सिंह जी, आपने अपना हाथ हैंड रेज किया. सरिता सिंह जी. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Yeah, good evening. Good evening. जयपुर. सर मेरा एक क्वेश्चन था. अभी टचवुड अभी हमें कोई ऐसा कोविड की प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट मेरे हस्बैंड का बीपी रहता है हाई और मेरा रहता है लो. तो एक आइडियोलॉजिकली सिम्टम्स यदि हम हाई बीपी वालों के लिए गए तो हमें पता चलेगा कि हाँ ठीक है, उनके बीपी थोड़ा सांस फूल रही है या उनको पसीने काफी आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से. तो ऐसे लो बीपी वालों के लिए भी अब कई बार देखने में आता है कि सोया था बंदा अच्छा खासा और सोते सोते ही एक्सपायर हो गया. हमारे एक नॉन थे भैया, वो ऐसे ही एक्सपायर हुए. तो मैं, जबकि उनका हाई बीपी रहता था, तो वो मैं रीजन समझना चाह रही हूँ, वो ऐसा क्यों होता है? क्या लो बीपी वालों के साथ भी ये प्रॉब्लम रहती है? और स्ट्रोक यदि हो रहा है किसी को, तो वो ऑल ऑफ अ सडन एक लेमैन कैसे सिम्टम्स को पहचाने? देखिए, बीपी की एक रेंज होती है. नॉर्मल आदमी का बीपी होता है 120/80 या 120/90. सिस्टोलिक बीपी इज 120 एंड डायस्टोलिक इज 90. हाँ जी. लेकिन इसकी रेंज है 90 तक हम लोग नॉर्मल मानते हैं. किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 90 है सिस्टोलिक, तो उसको हम लोग मानते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है. तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा आपको ब्लड प्रेशर कितना रहता है, तो हम कहेंगे आपको लो बीपी की बीमारी है. तो बीपी कितना रहता है आपका? सर मेरा 100 ऊपर वाला 100 हो जाता है कभी, और कभी 90 भी हो जाता है और नीचे 60 रहता मतलब, है. डाउन वाला जो है वो 60. हाँ, कोई बात नहीं, डाउन वाला रह सकता है. इसका मतलब आपको लो बीपी की बीमारी नहीं है. ये एक मिसनोमर है. बहुत सारे लोग अपने आप मानते हैं गांव में दिखाया, गांव के डॉक्टर दिखा दिया, लो बीपी हो गया, बोतल चढ़ा दी. आज के वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक पैरामीटर से आप लोग को चलना पड़ेगा. आपका ब्लड प्रेशर 100 रहता है, डेट में आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, आपको लो बीपी की बीमारी नहीं है. इट्स क्लियर टू यू? So low के लिए, low BP के लिए it has to be less than 90, the higher side. 90, yeah. Less than 90. Less than 90. And she is saying that she is having BP around 100. Yeah, that means 100 normal blood pressure. It's right, not. right. Okay. 100% is normal BP. सर फॉर हाई बीपी के लिए आजकल क्या कहते हैं, जैसे अब हस्बैंड का मेरा 135 है, मान लीजिए 135 प्लस 90 आ रहा है, और या 100 भी हो जाता है कभी, तो वो फिर हाई माना जाएगा या माना जाएगा उसको? ये सिस्टोलिक 130 है, नीचे वाला बीपी आपका 100 आ रहा है, दैट मींस टुवर्ड्स द हायर साइड, बढ़ा हुआ है. तो सबसे पहले आप डाइटरी कंट्रोल करिए, एक्सरसाइज करिए, खाने पीने में कंट्रोल करें, वजन कम करें. इसको चीजों को देखिए आप. 2-3 महीने सब इन सब चीजों नॉर्मल हो जाता है, दैट मींस यू डोंट नीड एनी मेडिसिन. इसके बावजूद भी नीचे वाला ब्लड प्रेशर 100 रहता है, देन उनको कुछ दवाइयों की आवश्यकता रहेगी और उससे उनको आराम मिलेगा. ओके सर, थैंक यू सर. वेलकम. Dr. Jaswal, this madam has told yes sir, her diastolic is 60.
That point हाँ, to be seen. डायस्टोलिक को सर हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं लो बीपी के अंदर। बेसिकली सिस्टोलिक से ही पैरामीटर डिसाइड होता है कि उसको हाइपरटेंशन है या नहीं। कुछ कारण से होते हैं, कुछ लोगों को डायस्टोलिक 60-50 भी रह सकता है। यदि किसी का बीपी 90/60 है, दैट इज नॉर्मल। I see, sir. And I'm one of them. I must accept this time. सर मेरा जो एवरेज बीपी अगर मैं कभी भी मेजर कर लूंगी तो ये हमेशा मतलब 90-80, वो जो आपका सिस्टोलिक जो आप कह रहे हैं दैट कीप्स ऑन हैविंग दिस वे ओनली, और जो नीचे होता है वो 80 कभी नहीं देखा मैंने। It happens, but all the is basically mental balance. ये मानसिक तौर पे आप कितने स्ट्रॉन्ग है डिपेंड करता है। मानसिक तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई व्यक्ति कैसा हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया, गांव में है तो कहीं लो बीपी है, ये बोतल लगा दो भैया, बोतल लगा देता है कप वाटर। मानसिक लेवल पे आप कितने स्ट्रॉन्ग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसे डिसाइड होता है whether you are normal or you are feeling abnormal. Dr. Dystolik, if it falls below 60 or comes around 5 or so, the person starts feeling very weak. In particular, these ladies have below 60, more of them. I do not feel, sir. You remain all the time. But there are cases the lady would be, that's what he's saying, low BP. That 60 they consider, and then they take some, caffeine and some other thing, eats, and then they come up. That is seen around. Somebody having this problem frequently, so I will suggest you should take the consultation of the proper physician. Take the consultation, tell your problem. I think you're a better person to guide this regarding this matter. But in general, we find that somebody having BP normal, 90 normal, lower side is 60, 70, doing normal work, don't need any treatment. Okay, that's wonderful. Yeah. Right, sir. Thank you. There's a question from Sujata ji. Are you asking? Unmute yourself. Well, my question. Two devices. Two devices creates a problem. The question is, what are the what are the possible neurological complications of COVID-19? Madam, we are very late in joining the meeting, but still I will again repeat for you. No, it's okay. I've actually, this question, just a minute. Two device login, sir. Raised this question some time back, so I've got the answer, but there's something else I was just curious about, that in diabetics, what could be the neurological complications? Those who are diabetics. During COVID time. Diabetes is a thing which is risk factor for the most of the serious neurological disorders like stroke, brain hemorrhage. The person who is having diabetes or hypertension and they develop COVID, they are more prone to develop brain stroke, brain hemorrhage. Number one. Number two, all of you must be listening about the black fungus, mucormycosis. Everything, that is coming in नीचे। तो मैंने भी कुछ अपने पिछले 5-7 दिन में बहुत से पेशेंट देखे हैं, गांव के लोग भी खास तौर पे। उनको बुखार हुआ, बुखार होने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट करवा लिया गांव के अंदर, उन लोगों ने दवाई दे दी, उनको पता नहीं था हमारे कोविड हुआ। हमारे पास आए कि सर में दर्द हो रहा है और आँख के चारों तरफ और थोड़ा यहाँ पर मेरे सूजन हो रही है। हमने इसलिए समझ गए कि इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। हमने उनका we got their chest CT and that was showing evidence of COVID, and we got their blood sugar. Blood sugar was high, 400, 350, 500 in one patient, because they were receiving steroid in uncontrolled doses in the villages. Village practitioners are giving steroid in heavy dose. That is increase the sugar
and because of aggravation of sugar and COVID, they developed fungal infection of the sinuses. Diabetes control is very important. We have to do the exercise. We have to take our medicines regularly, and we have to control our diabetes, whether patient is having COVID or non-COVID. The control of diabetes, control of hypertension is very important for the prevention of the major neurological diseases. Okay, madam? Right, sir. Thank you so much. You cleared a query like anything. Thank you. Thank you. Already asked. इसी के साथ is there any other question? Sir, I'm very happy that you answered so patiently all the questions, all the queries of my viewers. But थोड़ा सा टेक्निकल फ्लॉ रहा, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहती हूँ. अब हम कार्यक्रम में थोड़ा सा आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. सब एक बार अपना वीडियो ऑन करेंगे सो दैट वी कैन हैव अ ग्रुप फोटो. सर, all the participants, please switch on your video quickly. Don't take much time for this. Screen 1. Yes, everyone, I can see there are few who are not. Meena ji, Om Prakash ji. Fair enough. Hello. Hi, Anita. All well. कैसे मैम? बस switch on your video, please. Yeah. होगा. So once this video is important, Prabha aunty. So today आज हमारे साथ JCI और लायंस क्लब भी जुड़ा है. I welcome all these members also. आपका धन्यवाद देती हूँ, आप लोग सब हमारे सेशन में जुड़े आज. हाँ, बहुत अच्छा. थैंक यू डॉक्टर साहब. थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने समय निकाला. और थैंक्स अ लॉट अनीता. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच मीना दी. और कैसे हैं? जी मैम, डू यू हैव एनी क्वेश्चन आल्सो? नो. थैंक यू. थैंक्स फॉर योर ग्रेसफुल प्रेजेंस. आप सबकी प्रेजेंस बहुत बेहतरीन है, हमें मोटिवेशन देती है, एंड इट्स ऑलवेज गुड कि आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हम कोरोना सेशंस को. अरे डॉक्टर जयसवाल का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. आई वाज सो प्रिविलेज्ड. संजय सर, आई वाज रियली वेरी प्रिविलेज्ड द मोमेंट मैंने पहली बार रिक्वेस्ट किया एंड यू गॉट एग्री. देखिए, आपसे एक बार जब भी आपके रिलेटिव को एडमिट हुआ था, उससे मुलाकात हुई थी और मैं अखबार में पढ़ता रहता, यू आर डूइंग वेरी गुड सोशल वर्क. मैं भी पिछले 10 सालों से स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस जागृत करने का अपने लेवल पर प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रोक ऐसी बीमारी है, इसमें लोग नेग्लेक्टेड करते हैं और शुरुआती 4.5 घंटे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. शुरुआती 4.5 घंटे जो रोगी आता है उसको हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं और उन लोगों को रिकवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. हम लोग अपने लेवल पर प्रयास कर रहे हैं और मैं आपको आश्वासन देता हूं, जब भी आप इस तरह के प्रोग्राम करें, खासतौर पे न्यूरोलॉजिकल डिजीज के बारे में और ब्रेन स्ट्रोक के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के बारे में, तो हम लोग इस तरह के प्रोग्राम करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर इसकी बता सकें. वरना लोग कहते हैं हमें तो मालूम होता है 4 घंटे आना चाहिए. अब सुबह बीमारी हुई, शाम को आते हैं आराम से. हम कहते हैं आप तुरंत आते कि शाम को सोच रहे थे बीमारी ठीक हो जाएगी, हमें मालूम नहीं था कि इस तरह के भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है. तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के प्रोग्राम रखें ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हो. और काफ़ी हद तक पिछले 10 साल से हम प्रयास कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस है. आते हैं लोग, कहते हैं साहब इंजेक्शन लगाइए. हमारा गांव के लोग भी आते हैं कि साहब वो इंजेक्शन लगाइए, हमारे गांव में वो आदमी लगा गया था, उसको आना गया था. तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के प्रोग्राम के माध्यम से पब्लिक के अंदर स्ट्रोक की बीमारी के अंदर समय पर अस्पताल पहुँचने के लिए आप हम लोगों का सहयोग प्रदान कर रहे हैं और हम लोग आपके साथ तैयार हैं. जब भी आप कहेंगी इस तरह प्रोग्राम करेंगे और लोगों में अवेयरनेस को बढ़ाएंगे. थैंक यू सो मच. वही है ना कि
जब दो एक से मिलके दो साथ चलेंगे तो डेफिनेटली हम आगे तक पहुंचाएंगे। और आपका साथ मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोटा ज्ञानद्वार एजुकेशन सोसाइटी और ISTD कोटा चैप्टर दोनों मिलके कुछ ना कुछ सोशल अवेयरनेस पे भी आपने अभी काम शुरू किया है। कोटा ज्ञानद्वार इज ऑलवेज बीइंग फॉर सोशली दिस थिंग, बट ISTD ने भी सर अब ये मूवमेंट स्टार्ट किया है। एंड देन वी हैव अ प्रेजेंस पैन इंडिया, अराउंड 50 places we have a presence, and we have eminent members joining Pan India also. So this is going to be a wonderful platform and we'll definitely take it up. Sir, मैं इस सेशन को आगे उस पे ले जाने से पहले मेरे पास फिर एक क्वेश्चन आया। सुधीर जी, आपका कोई क्वेश्चन है? You have raised your hand. सुधीर सिंह जी, is there any question? नहीं है सर, शायद वो गलती से भी कई बार रेज हो जाता है। तो सर तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब हम तो माँ कोरोना के लिए हम लोग सब साथ आते हैं, तो मैं आपको ऐसे जाने देती नहीं हूँ। हम लोग हमेशा कुछ अच्छी काम की बात, ये सेशन ही ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ काम की बात होती है, और हमें घर बैठे ज्ञानोदय हमारा हो रहा है कोटा ज्ञानद्वार ISTD के माध्यम से। हमारे बीच में इतने मुख्य कोरोना वक्ता कोटा शहर के, और अभी पिछले सेशन में हमारे महाराष्ट्र कोल्हापुर से आए थे, तो हम सभी चीज़ों पर बात कर रहे हैं। तो पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि ये इतना टफ टाइम है, इसमें हमें क्या करना है, अपना एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज तो करना ही है। उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। देखिए, दौर तो कठिन है, हालात भी डराने वाले हैं, ऐसे में अपने मन को ठिकाने रखना बहुत बहुत जरूरी होता है, और कहीं ना कहीं ये बहुत मुश्किल भी होता है। लेकिन दुर्लंघे को लांघना ही तो मानवता की ताकत है, यही तो हमारी ताकत होती है। और इसी से हम खुशियों का दामन जो है, तो वो तब हम तभी थाम पाते हैं जब हम एक दूसरे का साथ पकड़ के, एक दूसरे का हाथ में हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हैं। उसमें आज एक कदम हमारे को संजय जायसवाल सर का, यानी कि जायसवाल हॉस्पिटल, और संजय जायसवाल सर मतलब कि IMA कोटा का साथ मिल गया है। तो अब हम एक से बढ़कर एक जो हमारी यात्रा शुरू हुई है सर, इसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। IMA के साथ हमने हमेशा से कार्यक्रम करे हैं। इसी कड़ी में मैं आप सभी को मेंशन करना चाहूंगी, मेडिकल कॉलेज कोटा में जो अपना कोविड अस्पताल है सर, आपको भी मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग नए जुड़े उन्हें भी बताना चाहती हूँ। कोटा ज्ञानद्वार एजुकेशन सोसाइटी, स्कॉन टेम्पल कोटा और विश्व हिंदू परिषद गणेश प्रखंड, इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर 6 मई को एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। जो कोविड पेशेंट्स हैं और उनके जो अटेंडेंट्स हैं, उनके लिए हमने वहां पर भोजन प्रसादी की, मतलब लाइफ फूड फॉर लाइफ नाम से हमने वो मुहिम स्टार्ट की थी। वी स्टार्टेड ओनली विद 51 पैकेट्स वेरी फर्स्ट डे। आज ये आलम है कि हम उसे 550 पैकेट पर डे के हिसाब से वी डिस्ट्रीब्यूट। जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हम दलिया वगैरह अलग से, जैसा कि हॉस्पिटल से अंदर से प्रिस्क्राइब किया जाता है, वो कहते हैं। और उसके अलावा बाकी तो हम जो अटेंडेंस है उनके लिए, क्योंकि सर देखिए, अभी जो हमारा पिछले 2-3 दिन से चीजें काफी कंट्रोल्ड है, लेकिन हमने बहुत टफ टाइम देखा है। कोटा बहुत बुरे समय से गुजरा है पिछले कुछ दिनों में। एक मोमेंट के क्षण बहुत टिपिकल रहा था। तो अब आज 23 तारीख है, 25 तारीख को हमारे भगवान नरसिंह जी की प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। तो सर मैं इस मंच से आप सभी को आमंत्रित करूंगी, और संजय सर आपकी प्रेजेंस भी चाहूंगी कि हम क्या कर रहे हैं उस दिन विशेष प्रसादी वहाँ पे सब को कोविड अटेंडेंस वगैरह के लिए रखेंगे। तो मैं चाहूंगी सर, अगर आपकी प्रेजेंस भी हमें शाम को 5:30 बजे मेडिकल में मिलेगी, सो इट विल रियली क्रिएट अ गुड अवेयरनेस। और ये हम प्रयास करेंगे। वैसे तो हमारा संकल्प ये था कि जब तक कि लॉकडाउन है, अब क्योंकि लॉकडाउन भी बढ़ा दिया है सर, तो अब तो हमें आगे भी इसको कंटिन्यू रखना होगा, एंड विल डेफिनेटली कंटिन्यू। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जिस तरह से कई 3 सोसाइटीज अगर मिली है, ऐसे 4 मिलेंगी, और ऐसे सब लोग मिलके काम करें, और अपना शहर कोटा इस काम के लिए जाना जाता है। तो ये चीज हमें, ये मुहिम सिर्फ कोटा में नहीं, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, आप अपने अपने शहर में छोटी छोटी शुरुआत कीजिए, और इस कोविड के इस टफ टाइम पे लोगों की मदद कीजिए किसी न किसी रूप में, जैसे आपको बन पड़ता है उस तरह से आप सबकी मदद कीजिए। लेकिन उसके साथ 3-4 बातों का विशेष ध्यान रखें, जो सर ने शुरुआत में कही थी। क्या लगाना है? मास्क, एक नहीं लगाना, डबल मास्क लगाना है। वैक्सीनेशन, अपनी बारी आने पे हम सबको क्या करवाना है? वैक्सीनेशन जरूर कराना है। अगर आप वैक्सीनेशन कराते हैं
तो आप अपने आप को नहीं, अपने परिवार को नहीं, अपनी लोकेलिटी को नहीं, समाज को बचाते हैं, शहर को बचाते हैं, देश को बचाते हैं। सो राष्ट्र निर्माण में आज हम सबकी भूमिका बहुत जरूरी है और वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही है और इसे हमें कंटिन्यू रखना है। तो संजय सर, आप हमारे बीच में आए हैं, तो इसका एक फॉर्मली आपको एक वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ और मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने अभी यहाँ पे, मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आपसे परमिशन भी ले ली और आपने मुझे परमिशन भी दे दी। हम परसों आपके साथ थोड़ा सा 1 घंटा आपका लेंगे, लेकिन एक छोटा सा वहाँ पर थोड़ा सा एक उसमें आपको मैं आमंत्रित कर रही हूँ और आपने मुझे आपकी कंसेंट दी। थैंक यू सो वेरी मच। सो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर पारुल to give away vote of thanks, a formal vote of thanks. Something went wrong. Dr. Parul is there? Then I'll invite Mrs. Sujata. I think something went wrong. Mrs. Sujata Dathed, the Vice Chairman of ISTD Kota Chapter and member of Kota Gyandwar. Unmute yourself. On behalf of Kota Gyandwar Society and ISTD Kota, I really feel privileged to thank Dr. Sanjay Jaiswal, one of the luminaries of Kota, a very reputed doctor of Kota, that I am privileged to propose the vote of thanks to you. It was a wonderful session, बहुत अच्छा लगा और आपने हमारे क्योंकि the brain and the nervous system एक body का ऐसा part है which controls the whole body and COVID is affecting, उसके effects सब parts में सब जगह दिख रहे हैं और आपने हर चीज को बहुत अच्छे से explain किया और हम लोगों के जो questions थे, real जो relevant questions थे वो भी बहुत अच्छे से answer दिए। तो उस इन सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। Thank you for your kind words. Thank you very much. Thank you so very much for all my distinguished guests, Colonel Lamba, Mr. Dubey, Mr. Anshul was there. Thank you so very much for joining us, Pan India. And stay tuned with us. हम बुधवार को फिर हम आपके बीच में आ रहे हैं। हम तो वहाँ कोरोना शो लेके डॉक्टर दीपिका के साथ, और इसी के साथ आपको ये भी मैं बता दूं कि बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा भी है इस बार। So we are definitely going to do बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो we are definitely going to do something different, कुछ spirituality based भी, हम आध्यात्म से भी, हमारी जो संस्कृति है उससे भी आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। And I'll be coming up with a very exciting 2 new sessions. Next doctor coming up and joining us is Dr. Deepika from Medical College. Thank you so very much. She's going to talk about vaccine and prevention के ऊपर। Thank you so very much. Thank you sir. Thank you संजय बॉस। Thank you अनीता मैम। और जितेंद्र शर्मा जी का नाम लेना मैं कैसे भूल सकती हूँ सर। जितेंद्र शर्मा जी has really played an important role for having us amongst us today. Thank you so much. He's a life member, a very silent life member. अब मैं आप ही को जिम्मेदारी दे रही हूँ जितेंद्र जी, सर को ISTD की टीम में ISTD member। Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thanks for everything. God bless you all. Bye bye.